नरेश करेले की खेती करता था। उसके करेले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। खेत करेलों से भर जाता था, लेकिन उसके करेलों की फसल को किसी ने बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नरेश बहुत टूट गया था। नरेश की मुश्किलें कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं कहानी जादुई करेला। नरेश आज बहुत खुश था। उसके करेलों की फसल तैयार हो चुकी थी। गौरी की माँ, इस बार भी हमारे खेत में करेलों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं कल शाम को देखने गया, तब फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आज सारे करेले तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अच्छा, जरा रुकिए गौरी के बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। थोड़े करेले घर के लिए तोड़ लूंगी। ठीक है, चलो। गौरी को घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उसे भी ले चलो। जी ठीक है। नरेश, गुंजा और गौरी तीनों खेत पर आते हैं। नरेश और गुंजा करेले की फसल तोड़कर इकट्ठी करते हैं। गुंजा थोड़े करेले लेकर घर आ जाती है और बाकी के सारे करेले नरेश ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। शाम को जब नरेश घर पहुंचा, गौरी की माँ, ये लो पैसे। ये पैसे मुझे करेले बेचकर मिले हैं। भगवान इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारी फसल इसी तरह अच्छी होती रहे। नरेश ने अगली बार भी अपने खेत में करेले के बीज बो दिए। वो सुबह शाम उनमें पानी डालता और उनकी देखभाल करता। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल तैयार हो गई। फसल इस बार भी बहुत अच्छी हुई थी। नरेश अपने करेले तोड़ने खेत में गया। गुंजा और गौरी भी उसके साथ गए, लेकिन खेत पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। किसी ने नरेश के खेत के सारे करेले बर्बाद कर दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो करेलों को लाठी डंडे से जोर जोर से पीटा गया हो। नरेश के सारे करेले बुरी हालत में खेत में पड़े थे। अपने करेलों की यह हालत देखकर नरेश फूट फूट कर रोने लगा। अरे, ये किसने किया? कौन है जिससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? हे भगवान, ये तूने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गौरी के बाबा, इस गांव में जरूर कोई हमारा दुश्मन है। उसी ने हमारी फसल बर्बाद की है। लेकिन मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? वो जो कोई भी हो, एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। रोने से कोई फायदा नहीं, हम दोबारा फसल लगाएंगे। गुंजा नरेश को समझाती है और तीनों घर आ जाते हैं। गौरी के बाबा, ये कुछ पैसे हैं जो आपने करेले बेचकर मुझे दिए हैं। इन पैसों से आप हमारे खेत में फिर से करेले की फसल लगा लेना। नरेश गुंजा से पैसे ले लेता है और फसल लगाने के लिए बीज खरीद कर लाता है। अगले दिन नरेश अपने खेत पर जाकर खेत की सफाई करता और फिर से करेले के बीज बोता है। वो कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करता है। कुछ दिनों के बाद करेले की फसल फिर लहलहा उठती है, लेकिन इस बार भी जब वो तीनों करेले तोड़ने खेत पहुंचे तो फिर किसी ने उनकी फसल को तहस नहस कर दिया। ये देखकर नरेश को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। गुंजा और गौरी उसे उठाकर घर ले आते हैं। गुंजा नरेश के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद नरेश को होश आ जाता है। लेकिन वो गुंजा से कोई बात नहीं करता, सिर्फ खिड़की के बाहर खेतों की तरफ देखा करता। फसल बर्बाद होने के कारण नरेश को गहरा सदमा लगा था। वो बीमार रहने लगा और बिस्तर से उठ नहीं पाता था। एक दिन गौरी की माँ, लगता है अब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमारी फसल को बार बार कोई बर्बाद कर रहा है। हमें पैसा कमाने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। लेकिन गांव छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले का पता लगाए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जालिम आखिर कौन है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है कि वो बार बार हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा गौरी के बाबा, लेकिन सबसे पहले खेत में फिर से फसल लगानी होगी। फसल लगाने के लिए अब हमारे पास बचा ही क्या है? जो पैसे थे वो खाने पीने में खर्च हो गए। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। आपको कुछ हो गया तो मेरा और गौरी का क्या होगा? मैं कल खेत पर जाकर देखूंगी। हमें इस मुश्किल घड़ी से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। दूसरे दिन गुंजा खेत पर जाती है। वहां उसने देखा कि सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। गुंजा निराश होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक करेले पर गई, जो अभी भी बिल्कुल ताजा और पूरी तरह साबुत था। गुंजा ने उस करेले को हाथ में उठाया। लगता है इस करेले पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी, तभी ये करेला बच गया। ये करेला अभी भी ताजा है, क्यों ना इसके बीज खेत में बो दूं?
गुंजा ने उस करेले को काटकर उसका बीज निकाला और खेत में बो दिया। चलो अच्छा है, बीज खरीदना नहीं पड़ा, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं थे। गुंजा घर आकर नरेश को सारी बात बताती है। ये तो अच्छा हुआ कि वो करेला जिंदा बच गया और हमारा काम बन गया। अब गुंजा रोज खेत जाकर अपनी फसल की देखभाल करने लगी। थोड़े दिनों के बाद नरेश और गुंजा की करेले की फसल तैयार हो गई। गौरी के बाबा, हमारी करेले की फसल तैयार हो गई है। कल सुबह मैं खेत पर जाकर सारे करेले तोड़ लूंगी। अगर हमारे करेलों पर उस दुष्ट की नजर नहीं पड़ी होगी तब ना, कहीं हर बार की तरह इस बार भी हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। अगले दिन गुंजा अपने खेत पर जाती है। वो देखती है कि नरेश का दोस्त सुरेश खेत में जख्मी हालत में पड़ा था और कराह रहा था। वहां पर एक लाठी भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर गुंजा ने सुरेश से पूछा, सुरेश भैया, आप हमारे खेत में क्या कर रहे हैं? और ये लाठी तो आपकी है ना? ये यहाँ कैसे आई? मुझे माफ कर दो गुंजा भाई, आप लोगों की करेले की फसल मैं ही बर्बाद करता था। मुझे नरेश के ताजे और पौष्टिक करेले देखकर बहुत जलन होती थी। मैं भी अपने खेत में करेले उगाता हूँ, लेकिन मेरे खेत के करेलों में कोई जान ही नहीं होती थी। इसी जलन के कारण मैंने हर बार आप लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाया। कल भी मैं आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन क्या सुरेश भैया? आपके करेलों ने मेरी खूब पिटाई की, जिसके कारण मैं जख्मी हो गया हूँ। आप अस्पताल तक जाने में मेरी मदद करो। करेलों ने आपकी पिटाई की? ये कैसे हो सकता है? भला करेले किसी इंसान की पिटाई कैसे कर सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, ये करेले पेड़ से अलग होकर पत्थर की तरह मुझ पर बरसने लगे और फिर वापस जाकर पेड़ में लग गए। तभी खेत के करेले से आवाज आई, सुरेश सही कह रहा है गुंजा, हम सब जादुई करेले। दरअसल जिस करेले का बीज तुमने खेत में लगाया था वो एक जादुई करेला था, जिस कारण हम सब जादुई करेले बन गए और हमने सुरेश को उसके किए की सजा दे दी। जादुई करेले? हाँ, अब हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम सब अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और अपराधी को सजा भी दे सकते हैं। तुम हमें तोड़कर बाजार में बेच दो, लेकिन हम सब फिर से अपने आप उग जाएंगे। हमारी सब्जी बनाकर नरेश को खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। हमें पीसकर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगा देना, उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जादुई करेले, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद गुंजा कुछ करेले तोड़कर रख लेती है और सुरेश को उठाकर अपने घर ले जाती है, जहां सुरेश नरेश को सारी बात बताता है और उससे माफी मांगता है। गुंजा कुछ करेले पीसकर उसका रस सुरेश के जख्मों पर लगाती है और कुछ करेलों की सब्जी बनाती है। गौरी के बाबा, ये लीजिए, करेले की सब्जी के साथ रोटी खा लीजिए। इस करेले की सब्जी खाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नरेश करेले की सब्जी और रोटी खाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है। गौरी की माँ, ये तो सच में जादुई करेले हैं। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जादुई करेले की वजह से नरेश पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है और सुरेश के जख्म भी भर जाते हैं। दूसरे दिन नरेश अपने खेत पर जाता है और सारे जादुई करेले तोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही नरेश करेले तोड़ता है तभी पौधों में करेले फिर से उगाते हैं। ये देखकर नरेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई करेलों ने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। नरेश और एक टोकरी में करेला भरकर सुरेश के पास जाता है। ये लो सुरेश भाई, मेरे खेत के जादुई करेले तुम भी बाजार में बेच आओ। मेरे खेत में करेले तोड़ने पर दूसरे करेले अपने आप उगाते हैं। अब तुम मेरे खेत के करेले रोज बेचना, मैं रोज तुम्हें टोकरी भर के करेले दूंगा। नरेश का नेकी भरा दिल देखकर सुरेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो रोते हुए नरेश से कहता है, नहीं नरेश भाई, तुम्हारे जादुई करेलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी फसल बर्बाद की। उसके बाद भी तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और अब तो तुम अपने खेत के जादुई करेले भी मुझे देने आए हो। मैं इसके काबिल नहीं हूं। सुरेश भाई,
ये जादुई करेले तुम्हारे कारण ही मिले हैं ना? ना तुम मेरी फसल तहस नहस करते और ना मुझे ये जादुई करेले मिलते। इसलिए इन करेलों पर तुम्हारा भी अधिकार है। अब देर मत करो, चलो हम दोनों साथ में बाजार जाकर करेले बेचेंगे। नरेश और सुरेश दोनों साथ साथ बाजार जाते हैं और जादुई करेले बेचने लगते हैं। करेले इतने मोटे ताजे और हरे थे कि जो भी उन्हें देखता खरीदे बिना नहीं रह पाता। लोग नरेश और सुरेश के जादुई करेले खरीदने लगे। देखते ही देखते दोनों की करेले से भरी टोकरी खाली हो गई। अब दोनों दोस्त रोज बाजार में आकर करेले बेचने लगे और खूब मुनाफा कमाने लगे। जादुई करेलों की वजह से दोनों की दोस्ती टूटने से बच गई और गरीबी भी दूर हो गई।